Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in Samajik Vigyan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान भूगोल में पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस भी डेट को अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिनांक में हमने लिखा हुआ है 1 मई 2021। इसका मतलब है कि हमने यह पाठ्य योजना 1 मई 2021 को बनाई है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब यह है कि सामाजिक विज्ञान भूगोल की यह पाठ्य योजना आप 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास के लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो भी समय आपको टीचिंग करने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चक्र में हमने लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बच्चों के पढ़ाने का पीरियड हमारा यहाँ पे सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के लिए जो भी समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है भारत का स्वरूप। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम समान उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम समान उद्देश्य में लिखते हैं। समान उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे समान उद्देश्य के बारे में यह देना चाहूँगी। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना बना रहे हो तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना में यही समान उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। समान उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके भारत का भौतिक स्वरूप का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को जीवन में भारत का भौतिक स्वरूप के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। चौथा पॉइंट हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप की प्रकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना है। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप के उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप के अर्थ का प्रत्याश्रमण कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को भारत का भौतिक स्वरूप के आकार के बारे में प्रत्याश्रमण करने योग्य बनाना।
उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आप बच्चों को जो भी टॉपिक मतलब जो भी विषय में जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आप ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट पकड़ने से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है, यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा एक लाइन आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, हमारे देश का नाम क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भारत के सुदूर उत्तर में कैसे भाग पाए जाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, भारत के उत्तर में ऊंची पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, भारत के दक्षिणी भाग की बनावट कैसी है। तो छात्र आंसर देते हैं, भारत के दक्षिणी भाग की बनावट पठारी है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, भारत के उत्तर एवं दक्षिण के मध्य क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं, भारत के उत्तर एवं दक्षिण भाग के मध्य विशाल मैदान है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, भारत के कौन कौन से भौतिक विभाग हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, छात्र अनुत्तीर्ण समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि छात्रों को पांचवा क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। भारत के कौन कौन से भौतिक विभाग हैं, इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह उद्देश्य कथन क्या होता है। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, बच्चों आज हम भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप छात्रों से व्याख्या प्रश्न करते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु कॉलम, जिसमें कि आप जिस टॉपिक की व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण 2 प्राचीन भूखंडों के टकराने से हुआ। उच्चावट के दृष्टिकोण से भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, उत्तर में विशाल पर्वतों की प्राचीर। दूसरा, उत्तरी मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत का विशाल पठार। चौथा, तटीय मैदान। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर में विशाल पर्वतों की श्रृंखला। दूसरा, उत्तरी मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत का विशाल पठार। चौथा, तटीय मैदान। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण
किनके टकराने से हुआ? तो छात्र आंसर देते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण दो प्राचीन भूखंडों के टकराने से हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से सारी उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। व्याख्या करने के लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में हम जिस टॉपिक की व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इसमें हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कारक कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हिमालय पर्वत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक एक धनुषाकार आकृति के रूप में सिंधु नदी की घाटी तक फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के पास नंगा पर्वत इसकी सीमा बनाता है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 240 किलोमीटर से 332 किलोमीटर के मध्य है। हिमालय पर्वत कश्मीर में अधिक चौड़े हैं और पूर्व की ओर असम में कम चौड़े होते गए हैं। इसी प्रकार हिमाचल पर्वत पश्चिम में अधिक ऊंचे हैं और पूर्व में इनकी ऊंचाई कम होती गई है। यहाँ नामचा बाखा इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कारक के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कारक में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हो। हिमालय पर्वत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक एक धनुषाकार आकृति के रूप में सिंधु नदी के घाटी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आप श्यामपट्ट कारक में लिख सकते हैं। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 किलोमीटर से 332 किलोमीटर के मध्य है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत की सीमा कौन बनाता है? तो छात्र आंसर देते हैं उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के पास नंगा पर्वत इसकी सीमा बनाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, हिमालय की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है? तो छात्र आंसर देते हैं हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 240 से 332 किलोमीटर के मध्य है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सभी हिमालय पर्वत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और कराए गए सभी प्रश्नों को याद करके आइएगा। ऐसा आप छात्रों को गृहकार्य दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना की मैंने 3 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ब्लॉगर लिंक, ट्विटर लिंक और ड्राइव लिंक, तीनों लिंक मैंने इस पाठ्य योजना की दे रखी है। वहाँ से आप इस पाठ्य योजना के लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो या कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो और मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो या आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी।
अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।